आज हम लोग जानेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो एक बालक के विकास को या उसके जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए चालू करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। एक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है क्या? वंशानुक्रम। ध्यान देंगे, वंशानुक्रम। यह वंशानुक्रम बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है? तो वह कई रूपों में प्रभावित करता है, जैसे रंग भेद के आधार पर। रंग भेद यानी कि गोरा और काला होना। क्या? गोरा काला होना। लंबा और नाटा होना। बुद्धिमान या मूर्ख होना, या मंद बुद्धि कह सकते हैं। मूर्ख न कह करके मूर्ख भी एक श्रेणी आती है, मंद बुद्धि कहा जा सकता है। यह कहाँ से मिलता है हमको? एक हेरिडिटी से दूसरे हेरिडिटी में यह ट्रांसफर होता है। अगर माता पिता का रंग भेद अगर गोरा है तो एक संतान का रंग भेद भी गोरा होगा, वहां दूसरा नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर वह काला है तो कहीं ना कहीं बच्चे को, आप लोगों ने देखा होगा, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें तो, या नेल्सन मंडेला की बात करें, मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला ने इसी रंग भेद के आधार पर आंदोलन प्रारंभ किया था। एक प्रश्न आपका यहां बन गया, नेल्सन मंडेला। तो यह रंग भेद के आधार पर भी, यह रंग भेद की प्राप्ति हमको कहां से होती है? वंशानुक्रम से होती है। एक परिस्थिति में आपको इस रंग भेद के कारण रोका जा सकता है, समाज यहां पर रोक देता है, जो नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया था कि टैलेंट के आधार पर व्यक्ति को रखा जाए, न कि रंग भेद के आधार पर व्यक्ति को रखा जाए। लंबाई की अगर बात करें, अगर आप फौज में जाना चाहते हैं या किसी डिफेंस सर्विस में आप नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप नाटे कद के हैं, बहुत नाटे कद के हैं, तो आपको नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर आप उस विषय वस्तु से क्या हो गए? वंचित हो गए। आपने सपना देखा था बाल्यावस्था में, जो अगर 7-8 वर्ष की एज की अगर हम बात करें, तो इस वर्ष एज में अगर आप देखते हैं कि हम डिफेंस में नौकरी करेंगे, हम सर्विस में जाएंगे, हम देश की सेवा इस रूप में करेंगे, एक वो वैरायटी है, वो एक टाइप है कि हम डिफेंस में ही जाएंगे। लेकिन आपकी लंबाई उस योग्यता को या उस मानक को अगर पूरा नहीं करती है तो आपका विकास वहां पर रुक गया, आप वहां पर नहीं जा सकते, गवर्नमेंट आपको वहां पर नहीं रख सकती है। तो या नाटा बहुत हो जाना, इसकी प्राप्ति आपको कहां से हो रही है? वह भी वंशानुक्रम के आधार पर हो रही है। बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि किस रूप में मिल रही है कि माता पिता या वह संतान उस वंशानुक्रम से अपने आप में क्या प्राप्त की है, उस जीन से उस बच्चे को क्या मिला है, वह उसके माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्रतिगमन के सिद्धांत की अगर यहाँ पर बात करें तो प्रतिगमन का सिद्धांत यही बताता है कि बुद्धिजीवी माता पिता की संतान बुद्धिजीवी होती है, सबल यानी कि शारीरिक रूप से सक्षम माता पिता के संतान शारीरिक रूप से सक्षम पाई जाती है, और मंद बुद्धि के या निर्बल, शारीरिक रूप से निर्बल माता पिता की संतान निर्बल पाई जाती है। या प्रतिगमन का यह सिद्धांत इस बात को प्रमाणित करता है। तो यह वंशानुक्रम के आधार पर कहीं ना कहीं वो एक बच्चे का विकास क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। अगर वंशानुक्रम के बात करें
तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक निकल करके आता है, उसकी चर्चा करेंगे। यहां पर हो गया वंशानुक्रम, यह पहला कारक रहा। दूसरा कारक निकल करके आएगा क्या? वातावरण। वंशानुक्रम के बाद का यह दूसरा कारक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं। एक बच्चा या एक परिवार के में एक बच्चा है, माता पिता सर्विस में है, जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे होंगे, अच्छे संस्कार होंगे। एक वह बच्चा एक अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भी जाता है, लेकिन वह जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में, उस सोसाइटी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या मजदूर वर्ग के हैं या किसी अन्य कैटेगरी के हो सकते हैं। तो अब उस वातावरण में जो बच्चा सीख करके आएगा उस पर अमिट एक छाप पड़ेगी। एक तो बात अलग होती है कि बच्चा अपने संगत में जो सीखता है, अपने वातावरण में जो सीखता है, वह प्रभावशाली रूप से उसके मस्तिष्क में वह फिट बैठ जाता है, क्योंकि माता पिता से जब वह सीख रहा होता है अध्ययन अध्यापन के दौरान, तो वहां पर बच्चा कुछ तनाव में होता है। विद्यालय में सीख रहा होता है तो तनाव में होता है, और तनाव में सीखना नहीं है। लेकिन वह अपने वातावरण में जब सीख रहा होता है तो वह बहुत जल्दी उसके मस्तिष्क में वह कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि नहीं, ऐसे करना है, अब सही करना है कि गलत करना है। अगर समाज के लोग, वातावरण में हमारे अच्छे लोग नहीं हैं तो वह कुछ गलत ही कर रहे होंगे। अगर गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वह भी गलत करेगा। जैसे एक बात ध्यान देंगे, अगर हम बस में सफर कर रहे हैं, यह मेरे वातावरण और संस्कार पर निर्भर करता है कि हम बस में सफर कर रहे हैं और मेरा कोई पर्स खींच लिया, आकर के हम चर्चा करते हैं कि यार आज बस में सफर कर रहे थे या ट्रेन में सफर कर रहे थे और जेब कतरे ने मेरा जेब काट लिया या पर्स मार लिया। तो पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति होगा, संस्कारी होगा, एक अच्छा भविष्य अगर देने वाला व्यक्ति होगा, तो कहेगा कि यार आपको सही से अपने उस पर्स की हिफाजत करनी चाहिए थी, आपको अच्छे जगह पर रखना चाहिए था सफर में, आप खुद लापरवाह हैं। यह एक बात निकल करके आ सकती है। दूसरी बात क्या निकल करके आ सकती है कि वाह क्या तरीका है, कितने पैसे थे आपके जेब में, पर्स में कितना पैसा था, तो 2000, 4000, 5000 जो कुछ भी अमाउंट था आप बताएंगे, बताइए। अच्छा एक रास्ता है, क्या पढ़ने लिखने की जरूरत है, 4000 तो 2 मिनट में मार लिया। अब बच्चे के मस्तिष्क में क्या बैठ रहा है, इस वातावरण का प्रभाव कि 2 मिनट 4 मिनट में 4-5 हजार की कमाई हो गई, यानी कि दिन भर में बहुत सारा समय होता है, 10-20 लोगों का हाथ मार दे। क्या यह हमारा इन्वायरमेंट बच्चे को सिखाना चाहता है या यह बताना चाहता है कि हम अपने सामान की रक्षा कैसे करेंगे? हम उस विषय वस्तु के प्रति एक्टिव नहीं थे, इसलिए मेरा पर्स मार लिया गया। तो यह वातावरण में रहने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उस वातावरण में किस तरह के लोग रह रहे हैं और किस तरह का संस्कार दे रहे हैं। अगर अच्छा संस्कार मिल रहा है, अच्छे वातावरण में लोग हैं, तो वह सब कुछ अच्छा ही होता आएगा। अगर गलत है तो बच्चे के मस्तिष्क पर वह एक प्रभाव पड़ जाएगा कि हाँ अब तो पढ़ने लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, अब बड़े होगा, इतनी समझदारी आ गई है, अब पॉकेट मारने का काम करे। तो यह वातावरण में किस तरह के लोग हैं या यह सजेस्ट करता है वह इन्वायरमेंट मेरा कि हमें सावधानी पूर्वक अपने सम्मान को रखना चाहिए। तीसरा आता है क्या? आहार। आहार, भोजन। यह मायने नहीं रखता किसी भी बालक के लिए कि उसे कितना ज्यादा भोजन मिला, बल्कि मायने यह रखता है कि उस बच्चे के भोजन में वह पौष्टिक पदार्थ कितना दिया गया। उस पौष्टिक पदार्थ के मिल जाने से
बच्चे में इम्यूनिटी स्तर बढ़ जाता है। इम्यूनिटी स्तर बढ़ने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह क्या होती है, वह ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है किसी रोग से लड़ने के लिए। हार्ड वर्क करने के लिए वह जल्दी थकान नहीं होता और हमारी बुद्धि जो है वह प्रबल हो जाती है। शारीरिक रूप से मजबूत हुए, बुद्धि भी प्रबल हुई। कठिन परिश्रम करने के पश्चात जल्दी मुझे थकान नहीं आएगी। अगर आप कठिन परिश्रम करना चाहते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस प्राप्ति में शारीरिक थकावट बहुत जल्दी बाधा उत्पन्न कर रही है, यानी कि आपके अंदर पौष्टिक पदार्थ, इम्यूनिटी की कमी आपके अंदर आ गई है, तो यह आहार जो है अगर आपको कम मात्रा में मिलता है लेकिन अगर वह पौष्टिक पदार्थ उसमें अधिक पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो आप आहार, वह बालक जो आहार ले रहा है वह आहार उसके लिए क्या हो जा रहा है, महत्वपूर्ण है। कम ही मिले लेकिन वह पौष्टिकता से भरपूर हो, तो वह एक तो क्या होगा, रोग से लड़ने की क्षमता देगा, थकान जल्दी नहीं होगी और वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। कौन सा आहार? लेकिन अगर यह आहार ज्यादा मिला लेकिन वह ऐसा आहार था कि जिसमें विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन, जो कुछ भी लवण तत्व बहुत कम मात्रा में या नहीं थे, तो आहार के मात्र उसका पेट तो भर सकता है लेकिन रोग और थकान और हार्ड वर्क को वह बच्चा नहीं कर सकता, जो उसके विकास को पूर्णतया प्रभावित कर देगा। अब इसके बाद आता है रोग। बीमारी की अगर हम बात करें कि क्या बच्चा बीमार हुआ तो उसकी सही से तरीके से देखभाल की गई अथवा नहीं की गई। अगर बीमार बच्चे की सही प्रकार से देखभाल नहीं की जाएगी तो वह बच्चा उस बीमारी का शिकार, जो जीवन के बढ़ने और बिगड़ने का समय, बनने और बिगड़ने का समय होता है, वहां तक उसे अगर वह प्रभावित करता है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के जीवन के लिए समस्या ही समस्या है। तो इस बात से रोकने के लिए बच्चा अगर रोगी हो गया है, ग्रसित हो गया है किसी रोग से, तो हमको उसे बचा लेना चाहिए। अगर बचाते हैं या एक लंबे समय तक उसकी देखभाल करते हैं, अगर किसी रोग से अगर वह ग्रसित हो गया है तो लंबे समय तक देखभाल करते हैं, तो हम उसके विकास में क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो वह उस बीमारी की वजह से वह बच्चा उस विकास के मार्ग पर सही तरीके से नहीं चल पाएगा, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा और उसके जीवन का जो मार्ग होगा वह बड़ा कठिन हो जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अब बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की। पांचवा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियों की बात करें हम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक बात आती है पैराथायराइड की। किसकी? पैराथायराइड की। और दूसरा थायराइड। पैराथायराइड और थायराइड, यह दोनों अगर ग्रंथियों का स्राव के वजह से, जैसे पैराथायराइड है जो हड्डियों और दांत के विकास को लेकर के बड़ा प्रभावी काम करता है, और थायराइड जो है वह मासिक धर्म को लेकर के, प्रजनन की क्षमता को लेकर के, साउंड को लेकर के, वॉल्यूम, जो जिसकी सहायता से हम महिला और पुरुष की आवाज को डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ एक पुरुष में समय से दाढ़ी का आना, मूछ का आना और नहीं आना थायराइड का ही एक कारक है कि वह स्रावी, थायराइड का स्राव सही से हुआ अथवा नहीं हुआ।
ज्यादा हुआ अथवा कम हुआ। तो पैराथायराइड और थायराइड यह दोनों स्रावी ग्रंथियां हैं, जो अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। यह चूंकि दो हैं, पैराथायराइड और थायराइड, तो इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का विकास जो है वह क्या होता है, प्रभावित होता है। अब साथ साथ चर्चा करते हैं बुद्धि की, कि बुद्धि की वजह से क्या समस्याएं आती हैं। अगला पॉइंट होगा 6वां, बुद्धि। एक बालक, बुद्धि की परिभाषा ही है कि जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बुद्धि अगर आपके पास कम है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर आपके एक बच्चे के पास, पहले बच्चे के पास बुद्धि है 90 से 110 या 100 मान लीजिए, आईक्यू लेवल इसका है, और दूसरे का है 110 से 120 आईक्यू लेवल, तो जाहिर सी बात है कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल अधिक है, यह ज्यादा बुद्धिमान है। अगर यह बच्चा, सेकेंड वाला बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 110 से 120 है, वह बच्चा 18 से 20 या 21 वर्ष की उम्र में जब मान लीजिए पा जाता है। सामान्य से तरीके से समझते हैं, एक उदाहरण से 18 से 20 में पाया या 20 से 21 साल की उम्र में पाया, चूंकि इसका आईक्यू लेवल क्या है, 110 से 120 है, और दूसरे का क्या है, पहले वाले का 90 से 110 या 100 के आसपास है। तो अब इसने 30 साल या 35 साल की उम्र में नौकरी पाया, एक ही पद पर पहुंचा वह 18 से 20 साल में, और उसी पद पर वह बच्चा पहुंचा 35 साल में। यहीं पर विकास प्रभावित हो गया, क्योंकि जिसके पास बुद्धि जितनी, या हो सकता है कि यह बच्चा इस पद पर न पहुंच पाए, पहला वाला यह बच्चा इस दूसरे वाले पद पर भी हो सकता है कि न पहुंच पाए, या हो सकता है कि अधिकारी बन जाए, और यह हो सकता है कि यह चपरासी बन जाए। यह भी संभावना बनती है। किस आधार पर? बुद्धि के आधार पर। वह मानक क्या होगा? बुद्धि होगी। इस बुद्धि के आधार पर वह ऐसा हो सकता है कि यह एक दोनों साथी हो, या एक ही माता पिता की या दोनों संतानें हैं, लेकिन बुद्धि लब्धि कम और ज्यादा होने के नाते उन दोनों का विकास अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है। अंतिम पॉइंट है सेक्स, यौन। सेक्स के आधार पर अगर देखा जाए तो एक बालक की अगर हम बात करें तो बालक जन्म से ही बड़ा तेज तर्रार होते हैं। मैच्योरिटी की बात करें तो वह बड़ा जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, किसी विषय वस्तु का अवलोकन बड़ा जल्दी करते हैं। मैच्योरिटी बालक में बड़ा जल्दी आती है, लेकिन बालिका में 12 से लेकर के 14 वर्ष मासिक धर्म के शुरू होने के पश्चात बालिकाओं में, वह बालिका में मैच्योरिटी आना प्रारंभ होता है। तो अब इस एज लेवल की अगर हम बात करें कि एक तो जन्म से ही है और एक 12-14 वर्ष के बाद हो रहा है, तो लंबा समय जो गैप चला जा रहा है, तो विकास की अगर हम बात करें कि किस विकास के संबंध में इस जेंडर डिफरेंस के आधार पर किसने क्या तय किया था या क्या सोचा था, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने उद्देश्य को तैयार किया था, तो अगर जाहिर सी बात है कि इसने बाद में तैयार किया और इसने पहले तैयार किया, तो विकास किसका पहले होगा? पहले बालक का हो जाएगा, बाद में किसका होगा? बालिका का होगा। तो यह कुछ कारक थे जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अगर आपको यह वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके ज्ञान में अगर वृद्धि करता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश।